आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एलिजाबेथ गैस्गल द्वारा लिखित द ग्रेव वुमेन, जो कि एक नॉवेला यानी कि लॉन्ग स्टोरी है। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी 1861 की लिखी हुई है, काफ़ी पुरानी कहानी है और इसकी लैंग्वेज भी जो है वो काफ़ी जर्मन टच से है इन्फ्लुएंस्ड। इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की गई है जिससे आम जनता इसे आसानी से समझ सके। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि जर्मनी में एक शहर में एक छोटा सा कैफ़े है। एक लड़की वहाँ पे जब कॉफ़ी पी रही है तभी उसकी नज़र जाती है दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर पे। उस तस्वीर में जो लड़की है बेहद खूबसूरत है, लेकिन जैसे उसके चेहरे पर जो सारा नूर था, सारी रंगत थी, वो किसी ने ले ली हो और उसका चेहरा बिल्कुल मलिन पड़ गया हो। वह ध्यान से उस चेहरे को देख रही है और तभी वहाँ पर उस कैफ़े का मालिक आता है। वह बताता है उस लड़की को कि ये हमारी आंट एना शेयरर हैं, जिनकी मृत्यु लगभग 100 वर्ष पहले हो चुकी है। लड़की पूछती है कि इनके चेहरे में आकर्षण बहुत है, लेकिन जैसा लगता है देखने में कि इनका चेहरा डर से मलिन पड़ चुका है। तो वह आदमी कहता है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना। कहते हैं कि हमारी आंट जो थी एना, वो इतने डर के साए में उन्होंने ज़िंदगी काटी कि उनके चेहरे की सारी रंगत चली गई थी। और जब वह लड़की बहुत इंटरेस्ट दिखाती है तब उस कैफ़े का मालिक उसे पूरी चिट्ठियों का बंडल देता है जो एक ज़माने में उसकी आंट ने लिखी थी अपनी बेटी अर्सला को। उसने अपनी बेटी अर्सला की सगाई तोड़ दी थी, जो कि एक फ्रेंच नोबलमैन से हुई थी, और उसमें उसने अपनी सारी आप बीती बताई थी कि आखिर क्यों उसने अपनी बेटी की सगाई तोड़ी और आखिर क्यों एना हमेशा डर के साए में ज़िंदगी जीती रही। एना बताती है अपनी बेटी को कि तुम सोचती होगी कि तुम भी एक शेयरर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो पिता थे वो नहीं थे जिन्हें तुम पिता के रूप में जानती थी। तुम्हारे पिता जो थे वो एक टॉरेल थे, यानी कि उनका नाम था एम डी ला टॉरेल। तुम्हें कभी भी मैंने नहीं बताया कि तुम्हारे पापा एक फ्रेंच नोबलमैन थे, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय है जो कभी मैं किसी के सामने जल्दी नहीं खोलती। बताती है एना उस चिट्ठी में कि वो अपने पिता के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी जीती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब वह छुट्टियों में अपनी दोस्त के घर चली गई। उसकी दोस्त जो कि बहुत अमीर घराने से थी और उसके घर पे बहुत बड़े बड़े लोगों का, नामी गिरामी लोगों का आना जाना था। वहीं पे इसकी मुलाकात हुई थी एम डी ला टॉरेल से। एम डी ला टॉरेल जो थे, जो इसके भावी पति बने, बहुत ही अमीर आदमी थे और एना को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करते थे, उसे घुमाने ले जाते। एना समझती थी कि मुझे मिस्टर टॉरेल पसंद करते हैं, लेकिन उसने कभी भी उनसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। वह उम्र में भी उनसे बड़े थे, लेकिन इसकी सहेली और उसकी माँ ने पीछे पड़ के जल्द से जल्द एना की शादी करा दी एम डी ला टॉरेल से, जो कि एक फ्रेंच नोबलमैन थे, और शायद वो जैसे दिखते थे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। एना के जो पिता थे वो इतने अमीर नहीं थे, इसलिए शादी होते ही एना को मना कर दिया गया कि अपने पिता से कोई भी ताल्लुक़ ना रखे, क्योंकि वह स्टेटस में उनसे कम है। और दूर ले जाकर फ्रांस में एना को एक बड़े से किलेनुमा घर में रखा गया। एना बिल्कुल अकेली हो गई और डिप्रेस रहने लगी। वह कभी भी हंसती मुस्कुराती नहीं थी। तब उसके पति ने सोचा कि अरे, मुझे कुछ करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने उसे आज़ादी तो नहीं दी, हाँ, उसके लिए अमांटे नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत को उसकी नौकरानी के रूप में ज़रूर अपॉइंट कर दिया। अमांटे के आने के बाद एना की जो अकेलापन था, जो लोनलीनेस थी, वो कुछ हद तक तो कम हुई, लेकिन उसे वो आज़ादी नहीं मिली जिसको वो हमेशा चाहती थी। अमांटे बहुत ख्याल रखती एना का, साई की तरह उसके आगे पीछे रहती। फिर एक दिन बताती है अमांटे एना को कि कुछ चिट्ठियाँ आई हैं, जिसमें से एक चिट्ठी जर्मनी से भी है। अब जो भी चिट्ठियाँ आती थीं एम डी ला टॉरेल के घर पे, कभी भी एना उसमें से कोई चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। बहुत ही खुफिया तरीके से उसके नौकर सारी चिट्ठियाँ छुपा के रखते थे। अब एना बिल्कुल तड़प जाती है। उसे लगता है कि ज़रूर उसके पिता ने वो चिट्ठी लिखी है कि वो जर्मनी में रहते थे और हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। बहुत हिम्मत करती है एना और उस
सीक्रेट कमरे में जाती है अपने पति के, जहाँ पर ये सारी चिट्ठियाँ रखी गई थीं। उन्हें पता था कि रात में उसका पति बाहर घूमने गया था, टहलने गया था। तब एना और अमांटे एक मोमबत्ती लेकर उस कमरे में दाखिल होती हैं। बहुत ज़्यादा डर से दोनों काँप रही थीं, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती तो हो सकता है अमांटे को मौत के घाट तक उतार दिया जाता। इतना ज़्यादा क्रूएल था एमेलिया टॉरेल। दोनों जब उस कमरे में जाती हैं तो डर के कारण ही उनकी सबसे पहले कैंडल बुझ जाती है। कमरे में खूब अंधेरा हो जाता है। एना कहती है अमांटे से कि जाके जल्दी से तुम कैंडल जला के लाओ, तब तक मैं छुप के इसी कमरे में बैठी हूँ। बाहर से दरवाज़ा खींच के अमांटे चली जाती है कैंडल जलाने, और एना जब कमरे में खड़ी है तभी पीछे खिड़की से उसे आहट होती है कि 2 आदमी कूद के उसके कमरे में आए हैं। वह डर जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके पति के कमरे में छुप के इतनी रात में कौन आया होगा। एना डर के उसी टेबल के नीचे बैठ जाती है जो एक बड़ा सा टेबल उसके कमरे में रखा था। जब वो उस टेबल के नीचे बैठी है और वो धीरे से अपना हाथ सीधा करती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसके हाथ के नीचे बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी एक लाश थी। वह किसी तरह दांत से अपने हाथ को कस के दबाती है और इतनी कस के वो दांत काट लेती है अपने हाथ में कि ज़िंदगी भर उस दांत का निशान उसके हाथ पे रह जाता है। वह जानती थी कि अगर उसके पति ने उसकी आवाज़ सुन ली तो कुछ भी हो सकता था। अब जो आदमी 2 आए थे खिड़कियों से, वो उसका हस्बैंड मिस्टर टॉरेल था और साथ में उसका एक और साथी था। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें पता था कि वहाँ पर एक लाश है। टॉरेल कह रहा था कि बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने उस आदमी के संग। दरअसल जिसकी ये लाश है वह उनका पड़ोसी था। कुछ बकझक हो गई थी मिस्टर टॉरेल के साथ, और मिस्टर टॉरेल ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को अपने ही कमरे में छुपा के रखा था। एना ये सारी बातें सुन रही थी। उसे पहले से शक था कि उसका पति बहुत क्रूएल है, लेकिन आज उसको ये मालूम पड़ गया कि सब तरफ एक गुंडों का गैंग था जिन्हें शॉफर्स कहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे और लोग थर थर काँपते थे उसके नाम से। इसका हस्बैंड उसी शॉफर गैंग का एक मेंबर था। एना किसी तरह अपनी सांसें रोके बैठी थी और दोनों आदमी बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि किस तरह से इस लाश को ठिकाने लगाना है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों जब कमरे से बाहर चले जाते हैं तब एना की चीख निकल जाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता क्योंकि दीवारें बहुत मोटी थीं उस बिल्डिंग की। फट से अमांटे आती है और वो एना का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैडम तुरंत हम लोग को अब यहाँ से चलना चाहिए। घसीटते हुए वो एना को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि किसी भी तरह रातों रात हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह अगर साहब जान गए कि हम लोग उस कमरे में थे तो शायद हम लोग को मार दिया जाए। अमांटे को पूरा शक था कि जब वो मिस्टर टॉरेल उस कमरे से बाहर निकल रहे थे तब उसने अमांटे को देख लिया था। अमांटे को जान का खतरा बन चुका था। अब मुश्किल की बात यह थी कि उस समय एना प्रेग्नेंट थी, लेकिन एना कुछ भी नहीं सोचती। वह जानती थी कि वह बहुत ही ज़्यादा एक क्रूअल आदमी के चंगुल में है। वह अपने आप को सौंप देती है अमांटे को। वह सोचती है कि जो अमांटे कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है उसके लिए। वो लोग थोड़ा सा कपड़ा रखती हैं और थोड़ा बहुत खाने का सामान जो पड़ा हुआ था वो रखती हैं। कोई पैसा कोई गहना नहीं लेती है ना, और तेज़ी से ये लोग भागते हैं बाहर। रात में अंधेरे में इन्हें समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जाएं। पूछती है अमांटे एना से कि जब आप इस महल में लाई गई थी तो आप किस डायरेक्शन से आई थी। जो डायरेक्शन बताती है ना, उन लोग उसकी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि देखो सुबह तो मालूम पड़ ही जाएगा मालिक को कि हम लोग यहाँ से भाग चुके हैं। पूरी रात हम लोग के पास है, जितना अधिक हम लोग चल लेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर हो जाएगा, उतने ही हम बच सकते हैं मिस्टर टॉरेल से। दोनों भागते हुए जाती हैं और एक गांव में एक औरत है बूढ़ी सी जो नौकरानी है उस घर में, वो उन लोग को शरण देती है। बदकिस्मती से वो बूढ़ी औरत भी उसी रात मर जाती है, लेकिन उसके घर में एना और अमांटे 3 दिनों तक रहते हैं। अमांटे वहाँ पे दोनों का हुलिया बदल देती है। अमांटे वहाँ पे शर्ट पैंट पहन लेती है, अपने बाल छोटे काट लेती है जिससे वो बिल्कुल लड़के जैसी लगने लगती है, और एना के चेहरे पर और बालों पे वो खूब सारी कालिख लगा देती है जो वो अखरोट के छिलकों से जलाकर बनाती है।
जिससे कि ऐना को कोई भी देख के अब पहचान नहीं सकता था कि ये वही ऐना है। छुपते छुपाते ये लोग एक स्टेबल में पहुंचते हैं। एमांटे को सिलाई का अच्छा काम आता था। वहाँ वही जगह रुक रुक के सिलाई का काम करती, कुछ पैसे कमा लेती, जिससे कुछ खाना और रुकने के लिए जगह का इंतज़ाम हो जाता। अब बदकिस्मती से इन लोग की उसी स्टेबल में अपना घोड़ा लेकर मिस्टर टॉरेल आ जाते हैं। वह पूछते हैं उसके स्टेबल के मालिक से कि मेरी पत्नी सारा गहना जेवर लेके, सारा रुपया पैसा लेकर एक नौकरानी के संग भाग गई है। क्या आपने एक गोरी रंगत वाली भूरे बाल वाली लड़की और उसके संग लंबी सी औरत को देखा है? अब ऐना और एमांटे का तो हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। तो वो स्टेबल का मालिक कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं आया। ऐना की सांसें बिल्कुल उखड़ी जा रही थी। चुपचाप एक कोने पे बैठे दोनों सिलाई कर रही थी। एमांटे कहती है कि पलट के देखना भी मत, हम लोग ने अपना हुलिया इतना बदल लिया है कि हो सकता है मिस्टर टॉरेल हम लोग को ना पहचान पाए। और ऐसा ही होता है, मिस्टर टॉरेल एकदम बगल से निकल जाते हैं ऐना के, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ पर उनकी पत्नी बैठी है। वह अपना घोड़ा लेता है और आगे बढ़ जाता है। ऐना वहीं पर बेहोश हो जाती है। एमांटे उसे रूम में लेके जाती है। दोनों लोग वहाँ पे 1-2 दिन रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें किसी भी तरह जर्मनी पहुंचना था। जब ऐना अपने पिता के पास पहुंच जाएगी, और ऐना यही सोच रही थी कि अपने पिता के पास पहुंच के वो सेफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई दिनों के अतिक परिश्रम के बाद जब दोनों आगे बढ़ते बढ़ते बहुत करीब पहुंच चुकी होती हैं जर्मनी के, तब इन्हें खबर मिलती है वहाँ पर कि ऐना के पिता की तो हत्या हो चुकी है। और हत्या किसी और ने नहीं की थी, मिस्टर टॉरेल नहीं की थी। बताता है उन्हीं का एक फ्रेंड होता है ऐना का। वो कहता है कि ना जाने घोड़े पे बैठे कौन आदमी आया था और तेज़ तेज़ आवाज़ में उनकी बेटी ऐना के बारे में पूछ रहा था। जब अंकल ने कहा कि उनकी बेटी ऐना यहाँ पे नहीं आई, उसी समय उस घुड़सवार ने उनका खून किया और तेज़ी से वहाँ से भाग गया। कहते हैं वो घुड़सवार बहुत फुर्तीबाज और बहुत क्रूअल था। ऐना जब ये सब सुनती है तो वह फिर से बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और बेचारी एमांटे उससे फिर से संभालती है। जहाँ भी ये लोग रुकते थे, एमांटे खुद को ऐना का पति बताती थी और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह उस होटल में रुकते थे जिससे किसी को शक ना हो। एक बार दोनों फिर से एक सराय में रुकते हैं। उस सराय के पास एक बग्घी आके रुकती है जिसमें से खूबसूरत महिला उतरती है, साथ में उसकी नौकरानी थी। एमांटे कहती है ऐना से कि अगर तुमने अपने चेहरे पे कालिख और बालों पे कालिख ना लगाई होती तो तुम भी बिल्कुल उसी औरत की तरह लगती जो अभी बग्घी से उतरी है। ऐना फीकी सी हंसी हंस देती है। दोनों ऊपर सोने जा रहे थे, तभी उन्हें फिर से मिस्टर टॉरेल दिख जाते हैं जिनका घोड़ा तेज़ी से बाहर रुकता है उस सराय के। ऐना बहुत घबरा जाती है। वो कहती है एमांटे से कि हमें तुरंत यहाँ से सब कुछ छोड़ के भागना चाहिए। एमांटे कहती नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा, इससे सबको शक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने अभी पैसे जमा नहीं किए हैं, सराय वाले को पैसे नहीं दिए हैं, तो उसे शक होगा कि आखिर ये 2 लोग यहाँ से क्यों भागे। कहती है चुपचाप हम लोग अपने कमरे में चलेंगे और रात काटेंगे, फिर सुबह सोचेंगे क्या करना है। आधी रात बीत जाती है, किसी को नींद नहीं आती। काफ़ी खटपट की आवाज़ आ रही होती है नीचे से। तभी एमांटे कहती है वो चला गया, वो यहाँ से चला गया। मिस्टर टॉरेल जो यहाँ घोड़े पे आया था वो अब जा चुका है। ऐना देखती है मिस्टर टॉरेल घोड़े पे बैठे रात के अंधेरे में ना जाने कहाँ गुम हो गया। और जब दोनों को मालूम पड़ जाता है कि अब मिस्टर टॉरेल वहाँ से जा चुका है, तब दोनों बेसुध सो जाती हैं और सुबह देर तक सोती रहती हैं। सुबह उन लोग को काफ़ी हलचल सुनाई देती है नीचे। दोनों भाग कर जाती हैं तो मालूम पड़ता है कि एक रात पहले बग्घी में बैठी जो औरत आई थी, जो देखने में काफ़ी कुछ ऐना जैसी लग रही थी, उसकी रात में ही हत्या हो गई है। उसकी हत्या और किसी ने नहीं, मिस्टर टॉरेल ने की। शायद वह ढूंढते हुए आ गया था यहाँ पे ऐना को, और रात में जब वो खूबसूरत औरत अपने बाल खोल के सो रही थी तो टॉरेल ने समझा होगा ये ऐना है, साथ में इसकी मेड है, और उसने ऐना की हत्या कर दी और रात के अंधेरे में ही वो वहाँ से चला गया। ऐना तो बच गई, लेकिन टॉरेल के मन में एक बात आ गई कि उसने ऐना को मार दिया है और शायद अब ऐना की लाइफ कुछ सेफ हो जानी थी। दोनों थोड़ी देर के बाद जब चलते चलते फ्रैंकफर्ट शहर पहुंच जाती हैं, जहां इनका डेस्टिनेशन था, जहां ये जाना चाहती थी। वहां पर दोनों एक कमरा किराए पे ले लेते हैं और वहीं पे ऐना जन्म देती है अपनी बेटी अर्सला को।
बहुत ज़्यादा खुश होती है एना। वो चाहती थी कि उसकी बेटी ही हो और घर पे एना अर्सला का केयर करती और एमांटे टेलर का जो काम था उसे आता था, वो घूम घूम के करती। एक दिन एमांटे एक बहुत अच्छी खबर लेकर आती है। वह बताती है कि बहुत बड़ा एक आदमी है अमीर, उनके यहाँ बेटा हुआ है और एज अ टेलर एमांटे को उन्होंने 1-2 महीने के लिए अपॉइंट कर लिया है। अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो काफ़ी हद तक इन लोग की फाइनेंसेस जो थे वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डर और दहशत कभी भी पीछा नहीं छोड़ती एना का। एमांटे कहती है कि वो खूबसूरत औरत जो मारी गई थी उस रात उस सराय में, उसकी तस्वीरें हर जगह लगी हैं कि कहाँ गई ये औरत, मिसिंग है और उसका नाम भी नीचे लिखा है। ये बात सुन के एना बहुत घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि अगर मिस्टर टॉरल को मालूम पड़ गया कि जो औरत जिसका खून उसने किया था वह एना नहीं थी, तो वह फिर से उसकी खोज चालू कर देगा। आगे जाकर कहानी में फिर से एमांटे के संग बहुत बुरा होता है, क्योंकि एमांटे पहचान ली जाती है। दरअसल एना ने एक जगह अपनी एक छोटी सी उसकी अंगूठी थी वो बेची थी, कुछ पैसे लिए थे और इससे उन लोग आगे अपनी जर्नी पे चल पाई थी। जिसको अंगूठी इन्होंने बेची थी वो अंगूठी मिस्टर टॉरल तक पहुंच चुकी थी और मिस्टर टॉरल उस आदमी के सहारे एमांटा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उस आदमी ने फ्रैंकफर्ट में एमांटा को देख लिया था। एमांटे ने बताया था ये बात एना को कि शायद हम लोग की ज़िंदगी पे खतरा फिर से हो सकता है, क्योंकि उस अंगूठी जिसने खरीदी थी ज्वेलर ने, उसने उसे देख लिया और यही होता है। एमांटे पहचान ली जाती है और उसका कत्ल हो जाता है। एना फिर से अपनी बेटी के साथ अकेली हो जाती है। जो डॉक्टर देखभाल करता था एना की आके, जो बार बार आके जिसने डिलीवरी कराई उसकी और जो उसकी केयर करता था, उसे बहुत तरस आता है एना पे, क्योंकि जब धीमे धीमे करके एना ने वो कालिख जो अपने चेहरे पे लगाती थी वो लगानी छोड़ दी थी, तब भी उसका चेहरा डर के साए में रहते रहते स्याह पड़ चुका था। डॉक्टर एना से शादी कर लेता है, उसकी बेटी अर्सला को भी अपना लेता है और तब एना की ज़िंदगी कुछ तो ठीक होती है, लेकिन वो डर कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन एना के सामना हो जाता है मिस्टर टॉरल से। मिस्टर टॉरल अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, लेकिन एना उस समय तक इतनी बूढ़ी लगने लगी थी। उसकी जो डर था, जो खौफ था, उसके चेहरे को इतना ख़राब कर दिया था कि मिस्टर टॉरल सामने में देख के भी उसको नहीं पहचानते और एना बच जाती है। एना ये सब कुछ अर्सला को इसीलिए लिख रही है अपनी बेटी को चिट्ठी में, क्योंकि उसकी बेटी ने भी एक फ्रेंच नोबलमैन को पसंद किया है शादी करने के लिए और वह बताती है कि कभी भी गलती से इस आदमी से शादी नहीं करना, क्योंकि जिस आदमी से शादी करने वाली थी अर्सला, वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार था मिस्टर टॉरल का। वो कहती है कि वो परिवार बहुत ही ख़राब है, वो वही छुपे हुए गुंडों के समूह में से एक हैं जिन्हें शॉफर्स कहा जाता था, जिनसे लोग थर थर काँपते थे। कहते हैं शॉफर्स जो थे वो इतनी आसानी से अपने विक्टिम को मारते नहीं थे, उनके पैर को भून देते थे पहले और उनकी बॉडी को जिंदा रखते थे, फिर तिल तिल करके उनका कत्ल किया जाता था। इस तरह से हमें सब कुछ मालूम पड़ता है एना शेरर के बारे में कि क्यों आखिर वो ग्रे वुमन बन गई थी, किस तरह से वो उस डर के साए में रही थी। और सच मानी, जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो हर क्षण लगता है कि अब मिस्टर टॉरल जो है वो पकड़ लेंगे एना को और उसे मौत के घाट उतार देंगे। जो डर और दहशत एना ने महसूस की थी कहानी पढ़ते वक्त, वो सारी दहशत जैसे हम खुद महसूस करते हैं, हम खुद जैसे लगता है कि छिप जाए कहीं कहीं हम पहचान ना लिए जाएं। इतनी अच्छी लिखी है, इतनी अच्छी राइटिंग एलिजाबेथ गैस्गल की, बेहतरीन कहानी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे ज़रूर पढ़ें। फ़िलहाल आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।